ठीक है। तो जो अपना बायोलॉजी है, बायोलॉजी में जो अपना नीट का सिलेबस है, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, पहले 11th से चालू करते हैं। 11th का कौन सा पोर्शन, एनाटॉमी, ठीक है। जैसे आपका एनाटॉमी में क्या हो गया, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये पहला चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे चालू करेंगे, फिर अपन जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर आएंगे आपका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ये सब, ठीक है। चलिए, तो आज हम देखते हैं आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। देखो, आपको ये तो तब पता चलेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज, ये तो दो बात के टॉपिक हैं, पर आपको जीरो लेवल पे समझना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए ये क्या होता है, यानी गैस या गैसेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि गैस, देखो जो मैटर होता है अपन, या बोल सकते हो कि कोई भी सबस्टांस तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। हालांकि दो स्टेट और आ गए हैं पर अभी अपने वहां पे इंक्लूड नहीं हुए हैं। तो गैस क्या है, गैसीय सबस्टांस किसे बोल सकते हो, तो देखो, डिफिनेशन बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि आप सभी के घर में क्या होंगे, एलपीजी गैस, ठीक है। एलपीजी गैस जो होता है उसको कभी आपने निकाल के देखा है, जब गैस लीक होता है तो देखा है, देखोगे तो ना तो उसका कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है कि इतने वॉल्यूम का है ये, ना तो उसका कोई फिक्स एक शेप होता है कि ये यही शेप का है, या सिलेंड्रिकल होगा, या क्यूबॉइडल होगा, या रेक्टेंगुलर होगा, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आप नॉर्मली एग्जांपल देखो, परफ्यूम का यूज करते हो, जब परफ्यूम को आप स्प्रे करते हो तो जब वो बाहर निकलता है तो क्या वो कोई किसी का होता है, क्या बोल सकते हो, क्या उसका पर्टिकुलर कोई वॉल्यूम होता है, पर्टिकुलर शेप होता है, नहीं। तो आप बोल सकते हो कि गैस वो सबस्टांस होते हैं, या बोल सकते हो गैस में क्या होता है कि कोई भी सबस्टांस उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसका न तो क्या होता है, पर्टिकुलर फिक्स वॉल्यूम होता है, और ना ही पर्टिकुलर या बोल सकते हो कोई शेप होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो आप लिखोगे गैस, गैसेस लिख लो या गैस, ठीक है। गैसेस क्या है, एक सबस्टांस है जिसका क्या, नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम, ना तो उसका कोई फिक्स वॉल्यूम होगा कि 5 मिलीलीटर है, कितने मिलीलीटर है, ठीक है, और नॉर फिक्स शेप, ना तो उसका कोई पर्टिकुलर शेप होगा, ठीक है। चलिए, गैसेस में आपने बहुत देखा हो, एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो ये सब एग्जाम्पल हैं गैसेस के। अगर जो कोई आपसे एग्जाम्पल पूछे तो आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और क्या हो गया आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड, और बहुत से होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मीथेन हो गया, ये सब क्या आपके गैस है, कोई दिक्कत नहीं। गैस को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे जी से कर देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, ये गैस हुआ। अब बात यहाँ पे आई कि गैसेस तो हमें इतनी बात समझ में आ गई, पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रीथिंग का मतलब आया सांस लेने के बारे में होगा। तो हम देखते हैं रिस्पायरेटरी गैसेस क्या होते हैं, रिस्पायरेटरी गैसेस, ठीक है। रिस्पायरेटरी गैसेस का मतलब ये होता है गैसेस इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग या रिस्पायरेशन, यानी रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग में जो गैस इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आपका रिस्पायरेटरी गैसेस। जैसे इतने गैसेस हैं और गैसेस हैं, ठीक है, इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों किस में इन्वॉल्व होते हैं, रिस्पायरेशन में।
तो आपसे कोई पूछे रिस्पायरेटरी गैसेस क्या है तो आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए अब हम इसमें से एक एक करके देखेंगे। भाई ब्रीथिंग का मतलब तो हम तुम्हें तुरंत बता देंगे, ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना। अब बात आती है कि ऐसा होता क्यों है, उस ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट क्या है शरीर में, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हानिकारकता है या क्या बोलोगे कितनी टॉक्सिक है वो हमारे लिए कि उसको बाहर निकालना पड़ रहा है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को नॉर्मली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, O2 पे। ठीक है, देखा जाए तो ये कैसा दिखने में कैसा होता है, तो ये इसका कोई भी कलर नहीं होता, तो ये क्या होता है, कलरलेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, इसको कलरलेस तो आ गया, इतनी बात समझ में आई। अब बात आती है कि ये मतलब क्यों जरूरी है बॉडी को, लिख सकते हो कि रोल ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। ठीक है, चलिए तो पहला तो आपको पता होना चाहिए एरोबिक रिस्पायरेशन मतलब एटीपी की जरूरत होती है, या बोल सकते हो फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन यानी एनर्जी का प्रोडक्शन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, आप बोलो ऑक्सीजन की। तो अगर जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं आएगा तो एनर्जी नहीं बनेगा, और एनर्जी नहीं बनेगा तो सब चीज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है आपका डिटॉक्सिफिकेशन। क्या, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है टॉक्सिसिटी को कम करना। आगे चल के हम बताएंगे टॉक्सिसिटी को कैसे कम किया जाता है। ठीक है, देखो टॉक्सिसिटी का मतलब ये जरूरी नहीं कि आप जहर ही खाया हो। ठीक है, अगर जो शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है तो वो भी आप बोलोगे टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, तो उसके लेवल को कम करना क्या हो जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप बोल सकते हो डिटॉक्सिफिकेशन का एक एग्जांपल कैसे होगा, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करोगे या बोलोगे वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दो, ठीक है, बाहर कर दो शरीर से, तो ये भी क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट अब हमें देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहली बात तो आपसे कोई पूछे कि सोर्स क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं, तो आप बोलोगे बाहर से। ठीक है, पर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रहता है, हमारे बॉडी के अंदर। तो पहला चीज तो यही है कि इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं CO2। ठीक है, CO2। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो नहीं पाएगा, नहीं तो हम यहाँ पे लिख देते। ठीक है, चलो इतनी बात लिखो छापो। तो आपसे कोई इतना पूछे, ठीक है, कि ये जो अपना क्या है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, इसमें हमें समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए गैस क्या है। तो गैस ये बोल सकते हो कि सबस्टेंस का या मैटर का वो स्टेट है जिसमें न तो गैस का क्या होता है, या बोल सकते हो ना कि उस सबस्टेंस का क्या होता, न तो कोई फिक्स वॉल्यूम होता और ना ही कोई फिक्स शेप होता। जैसे आप परफ्यूम हो गया, परफ्यूम को जब आप क्या करते हो स्प्रे हो, तो जो बाहर निकलता है उसका कोई एक शेप नहीं होता कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, या बोल सकते हो उसका कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम नहीं होता कि 2 ml निकलेगा, जितना निकलना होगा वो निकलेगा। ठीक है, गैस का मतलब समझ में आया हमें, जैसे मिथेन गैस हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ऑक्सीजन। बट अब बात आती है कि रिस्पायरेटरी गैसेस क्या होते हैं, क्योंकि हमें रिस्पायरेशन देखना है, यानी वो गैसेस जो ब्रीथिंग में इन्वॉल्व हो, यानी जो सांस लेने में इन्वॉल्व हो, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, तो ऐसे गैसेस को हम बोलते हैं रिस्पायरेटरी गैसेस। जैसे एग्जांपल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं, देखना ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, बात आती है ऑक्सीजन को हम लेते क्यों हैं अंदर, ऑक्सीजन का रोल क्या है। तो पहली बात, ऑक्सीजन जो होता है कलरलेस गैस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता कि तुम देख के पहचान जाओगे। ऑक्सीजन जो होती है तो हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, पहला जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें एनर्जी बनाना है, एटीपी का प्रोडक्शन करना है, तो ऑक्सीजन हमें चाहिए। दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन करना है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को भी अगर जो हमें रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एनर्जी प्रोडक्शन और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की, इसलिए हम ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड की क्या दिक्कतें हैं वो समझने के लिए पहले हमें ये पता करना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, ये बोल सकते हो कहाँ से प्रोड्यूस होता है शरीर के अंदर। ठीक है, चलो हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे हम रोल ऑफ CO2। चल चलो, तो हमने दूसरा क्या देखना था, CO2 यानी कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, यानी CO2। ठीक है, चलो कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है जो हम बॉडी से बाहर निकलते हैं। जब जाहिर सी बात है बाहर निकालते हैं बॉडी से तो यानी अंदर बन रहा होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ अ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, चलिए हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। प्रोडक्शन ऑफ CO2। CO2 को प्रोडक्शन के लिए हमें दो चीजें पहले समझना पड़ेगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म यानी बोल सकते हैं ऑल केमिकल रिएक्शन, ऑल केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो उन सबको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है आपका कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब आपको समझ में आता है, देखना एनाबॉलिज्म का मतलब ये है कि यहाँ पे फॉर्मेशन होगा क्या, ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके क्या एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, ये सब मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी भी मॉलिक्यूल का बनना क्या कहलाएगा, एनाबॉलिज्म। जैसे ग्लूकोज का बनना ही क्या बोल सकते हो, एनाबॉलिज्म हो गया। फ्रुक्टोज का बनना एनाबॉलिज्म हो गया। पायरुविक एसिड का बनना एनाबॉलिज्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूट के बिखर जाना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल, ये बोल सकते हो लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल।
ठीक है, यानी जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट के बिखर जाना। जैसे आपका ये बोल सकते हो पत्थर, ठीक है, ये बहुत से एटम से मिलके बना होगा ऐसे। तो इसमें जब कैटाबोलिज्म होगा तो क्या होगा बताइए, ये ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। ठीक है, बनना एनाबोलिज्म, टूटना क्या होता है, कैटाबोलिज्म। ठीक है, देखो जब कैटाबोलिज्म होता है तो इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। क्या, एनर्जी रिलीज। एनाबोलिज्म में क्या होता है, जब ये रिएक्शन होगा तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये बोलोगे एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई आपको। नेक्स्ट, अब एक एग्जांपल हम देखते हैं कैटाबोलिज्म का। एग्जांपल किसका, ग्लूकोज का। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, चलिए ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपको भी पता है, C6H12O6। ठीक है, ये क्या है आपका नॉर्मली फार्मूला है। तो आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज टूटता है किसमें, तो आप बोलोगे ग्लूकोज, तो पहली बात क्या है, एनाबोलिज्म या कैटाबोलिज्म। ग्लूकोज का टूटना एनाबोलिज्म कहलाएगा, कैटाबोलिज्म तो आप बोलोगे सिर्फ ग्लूकोज का ही बस नहीं, कोई भी दुनिया में यानी बॉडी के अंदर टूट रही है, रिएक्शन है अगर, तो क्या कहलाएगा आपका, कैटाबोलिज्म। ठीक है, तो ग्लूकोज हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूटता है और प्लस एनर्जी लेता है। ठीक है, चलिए तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, ये टूटेगा। क्या, ये टूटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेंगे, 6CO2 प्लस 6H2 प्लस एनर्जी। ठीक है, चलो अब आप एक बात बताओ कि आपसे कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना, तो आप बोल सकते हो एक फोर्स तो ये हुआ कि जो हमारा ये ग्लूकोज है, क्या ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूट गया किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और एनर्जी रिलीज हुआ। हम यही बोल रहे हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड टूटा है कहाँ है, ये रिएक्शन कहाँ चल रही है, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, कोशिका के अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, अब बताओ कि जब ये होगा तो सेल के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज हो जाएगा क्या, CO2 का लेवल। जब CO2 का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग यानी टॉक्सिसिटी कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन यानी टॉक्सिसिटी क्या हो गई, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, समझ में आया, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर जो बॉडी में शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, देखो अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया तो रिस्पायरेशन रेट, क्या रिस्पायरेशन रेट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स नहीं, ठीक है, HR का मतलब होता है हार्ट रेट यानी हृदय की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और हृदय की गति को बढ़ना ही क्या कहलाता है, टैकीकार्डिया। आगे चल के हम बताएंगे। ठीक है, चलो HR बढ़ जाएगा यानी हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और अगर जो हार्ट रेट बढ़ गया और सीवियर हो गया तो आगे चल के क्या हो सकता है, कोमा और डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आगे चल के रिस्पायरेशन रेट ना बढ़े, सांसें ना बढ़े, हार्ट रेट ना बढ़े यानी हृदय की गति ना बढ़े, या आदमी को कुछ नुकसान ना हो, ठीक है, कोमा वोमा बन जाए, इन सब चीज से बचाने के लिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है इसको बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए। पहली चीज है कि अगर जो CO2 का लेवल बढ़ गया तो क्या होता है, ये सब चीजें होंगी। दूसरा क्या होता है, अगर जो CO2 का लेवल बॉडी में ज्यादा हो गया तो हमें उबासी भी आती है। क्या, उबासी। ठीक है, उबासी या उंघाई, ठीक है, ऐसे कुछ बोलते हैं, हाँ, जिसमें हम मुंह फाड़ते हैं। तो CO2 क्या होता है, फिर बाहर जाता है और ऑक्सीजन अंदर आता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। छापो जरा इसको।
ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे कि जो रिस्पायरेटरी गैसेस होते हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ठीक है, तो हम ऑक्सीजन अंदर क्यों लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्यों छोड़ते हैं? ऑक्सीजन हम इसलिए अंदर लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत क्या होती है शरीर में, कि अगर जो हमें एनर्जी बनाना है यानी एटीपी का प्रोडक्शन करना है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी? पेड़ पौधे से मिलती है। तो पेड़ पौधे के थ्रू हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर क्यों छोड़ते हैं और ये बनता कहाँ पे है? तो आप बोलोगे कि जो हमारा CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, उसमें क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का कैटाबोलिज्म होता है। जब ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और ये जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो शरीर में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाएगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की टॉक्सिसिटी बढ़ने लगेगी। अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ गया तो क्या होता है? जो रिस्पायरेशन रेट है वो क्या होती है? बढ़ने लगती है। रिस्पायरेशन रेट यानी सांसें जल्दी तेजी तेजी से चलने लगेंगे, सांस फूलने लगेगा, ठीक है। दूसरी बात है हृदय की गति यानी हार्ट रेट बढ़ने लगेगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या होगी कि अगर जो आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के सामने वाला क्या होगा? कोमा में जाएगा और अल्टीमेट डेथ भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया आपका? जैसे दूसरी चीजें कि जब क्या होता है शरीर के अंदर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी शरीर में और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो हमें आती है उबासी। जिसमें हम क्या करते हैं? उबासी इसीलिए आती है कि जो हमारे अंदर शरीर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जा सके, ठीक है। उबासी में आदमी करता क्या है? मुंह ही तो फाड़ता है, जब मुंह फाड़ता है तो CO2 बाहर जाता है, ठीक है। एक बात आपने ये भी देखा होगा कि जो हीटर होता है ठंडी के टाइम पे, ठीक है, तो नॉर्मली क्या करते हैं? आपने सुना होगा कि कोई बंद करके चला गया, या बोल सकते हो कि रूम के अंदर ही चालू कर दिया उसने, तो अल्टीमेट वो स्वाहा हो गए, खत्म हो गए। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, देखो नॉर्मली क्या होता है, आपने पढ़ा होगा या आपने सुना होगा कि जो हमारे पास क्या होती हैं, ठंडी में हीटर्स होती हैं। हीटर के चलते कई लोगों की जान चले जाते हैं जब उसको बंद कमरे में खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, ठंड के टाइम पे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रियलिटी में देखा जाए तो जो हमारे पास क्या होते हैं, जो ये हीटर्स होती हैं, वो एक गैस रिलीज करती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर के अंदर जाता है और ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी हेमोग्लोबिन से कम कर देता है, ठीक है। मतलब अगर जो कार्बन मोनोऑक्साइड गया तो ऑक्सीजन ब्लड के साथ, हेमोग्लोबिन के साथ उतना बाइंड नहीं हो पाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो इसके चलते आदमी क्या होता है? डेथ भी हो सकता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट, तो हमने रिस्पायरेटरी गैसेस देख ली, अब देखेंगे हम ब्रीथिंग, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या था? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलो कुछ की कॉन्सेप्ट सुन लो आप। की कॉन्सेप्ट या बोल सकते हो टर्मिनोलॉजी, सबसे अच्छा तो रहेगा, ठीक है। देखो आप जब पढ़ाएंगे तो आपको एक शब्द गूंजेगा, एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर। दूसरा आपको पता चलेगा एल्बियोलर एयर। क्या? एल्बियोलर एयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का मतलब क्या होता है? देखिए एटमॉस्फेरिक एयर का मतलब है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एटमॉस्फेयर में, वातावरण में। एल्बियोलर एयर का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि एल्बियोलर यानी क्या होती है? एल्बियोलाई। एल्बियोलाई एक कोशिका है जो किसके अंदर होती है? फेफड़ों के अंदर, यानी लंग्स के अंदर एक कोशिका होती है जिसे क्या बोलते हैं हम? आपका एल्बियोलाई। तो वो जो वहां पे एयर भरा होता है
यानी जो गैस भरी होती है जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो एल्वियोलर एयर यानी CO2 गैस, और एटमॉस्फेरिक एयर यानी O2 यानी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर यानी ऑक्सीजन, और एल्वियोलर एयर यानी CO2 गैस। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या होता है, तब तो आप समझोगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है, अब समझ में आएगा क्योंकि आपने गैसेस पढ़ ली है। समझ में आया? तो एक्सचेंजेस ऑफ गैस का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक एयर यानी ऑक्सीजन ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर रिलीज आउट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एटमॉस्फेरिक एयर यानी ऑक्सीजन ड्रॉन इन यानी अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब ही तो यही होता है कि आदान प्रदान करना, हिंदी में देखा जाए तो, यानी कोई चीज अंदर आ रही है तो किसी को बाहर भेजो। ठीक है, ऑक्सीजन अगर जो शरीर के अंदर आ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजो, इसी को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और गैसेस के एक्सचेंजेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका? ब्रीथिंग। तो आप बोलोगे इट इज अ प्रोसेस यानी प्रक्रिया है ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर विथ CO2 produced by cell, by cell। ठीक है, ब्रीथिंग को भी कभी कभार बोलते हैं रिस्पायरेशन। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि ब्रीथिंग को ही क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन। तो आपसे कोई पूछे कि ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है तो आप बोलोगे, बोलो सीधी सी बात है कि आपसे कोई पूछे ब्रीथिंग या रिस्पायरेशन का मतलब क्या होगा तो आप बोलोगे ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, यानी इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग को ही हम बोलते हैं रिस्पायरेशन। बट एक्चुअली में दोनों में डिफरेंस देखा जाएगा तो रिस्पायरेशन में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, तो रिस्पायरेशन का एक स्टेप है ब्रीथिंग। ठीक है, चलिए आगे चल के हम अभी बताएंगे स्टेप इन्वॉल्व इन रिस्पायरेशन, तो आपको पता चलेगा पहला क्या होता है ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग ही क्या कहलाएगा? आपका रिस्पायरेशन है एक्चुअली में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी अगर जो शरीर है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, यही क्या कहलाएगा? ब्रीथिंग। छापो। हो गया, चलो। चलिए देखो भाई, अब क्या है, हमें देखना है कि स्टेप इन्वॉल्व इन रिस्पायरेशन। ठीक है, स्टेप इन्वॉल्व इन रिस्पायरेशन यानी जो हम सांसें लेते हैं वो
केवल वहीं तक सीमित नहीं रहती, शरीर के अंदर भी जाके क्या क्या होती है। चलो इसको समझने के लिए पहले हम एक डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, चलिए ये है हमारा क्या, नोज यानी नाक। एक्चुअली में इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल, आगे चल के हम बताएंगे, डिटेल्स में अभी हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम उतना पढ़ा दें ताकि आपको स्टेप इन रेस्पिरेशन समझ में आने लगे। ठीक है, चलिए देखो ये होती है आपकी नाक वाली पाइप, ये आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाती है, फायरनेक्स में। क्या, फायरनेक्स में। ठीक है, यानी जो आपका ऑक्सीजन आएगा नोज पे कहाँ पे आएगा, फायरनेक्स के पास। फिर फायरनेक्स अपने यहाँ पे क्या बना देती है, एक आगे वाला पोर्शन होता है लार्नेक्स। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी फायरनेक्स क्या होता है, लार्नेक्स क्या होता है, ये जानने की जरूरत नहीं है। ये आगे चल के ऐसे ही किस में बदल जाएगा, ट्रेकिया में। ठीक है, ट्रेकिया को बोलते हैं विंड पाइप। ठीक है, ये क्या आपका ट्रेकिया। चलो इतनी बात समझ में आई। फिर आएंगे हम किसके अंदर, फेफड़ों के अंदर। हमारे पास दो फेफड़े होते हैं। ठीक है, चलिए फेफड़ों के अंदर ये जो आपकी क्या है, ट्रेकिया आगे बहुत से ऐसे पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकिया, ब्रोंकियोल। ठीक है, चलो ये क्या है आपके ब्रोंकाई, ये ब्रोंकियोल। ये ब्रोंकियाई, ये ब्रोंकियोल से क्या जुड़े होते हैं, ऐसे गुब्बारे जैसे। ठीक है, ऐसे बहुत से गुब्बारे होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एल्बियोलर सैक, एल्बियोलर सैक। इस एल्वियोलर सैक के अंदर क्या होती है, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। क्या, कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, चलिए अब आपको पता है कि ये ऑक्सीजन कहाँ पे आ चुका है, फेफड़े के अंदर। ठीक है, चलिए अब कुछ और स्ट्रक्चर बना देते हैं तुम्हें हम। यहाँ पे समझो ये जो है ऑक्सीजन, अब यहाँ से निकलेगा कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड खून में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ब्लड वेसल। ठीक है, क्या, ब्लड वेसल। ठीक है, चलिए ये ब्लड वेसल है, यानी ये क्या करेगा, यहाँ से ब्लड है, ये ब्लड कहाँ पे निकल जाएगा, बाहर। इधर क्या है अपने, ये कोशिकाएं हैं, सेल या टिश्यू बोल सकते हो। क्या, सेल या टिश्यू है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलो इतना समझ जाओगे, इतने में आप समझ जाओगे। ठीक है, चलो देखो स्टेप इन्वॉल्व इन रिस्पायरेशन। तो पहला क्या होगा, पहला तो हम क्या करेंगे, पहला सांस लेंगे। जब हम सांस लेंगे तो क्या होगा, ब्रीथिंग होगी, यानी ऑक्सीजन अंदर जाएगा और CO2 बाहर आएगा। तो पहला स्टेप तो क्या हुआ, यही हुआ। पहले स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग यानी सांस लेना, ब्रीथिंग या बोलोगे पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन। आगे चल के हम बताएंगे पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स यानी फेफड़े। क्या, पल्मोनरी वेंटिलेशन, दोनों का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना। एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन, एटमॉस्फेरिक एयर यानी ऑक्सीजन। ठीक है, एंड CO2 रिच एल्वियोलर गैस क्या होगा, आउटसाइड जाना। ठीक है, ठीक है, यानी आउटसाइड जाना। ज्यादा हो गया क्या चित्र के साथ, ठीक, चलो इतनी बात समझ में आई। यानी सीधे से बोल दो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या, गैस के एक्सचेंजेस को हम क्या बोलते हैं, आपका बोलिए, ब्रीथिंग, जो हमने अभी आपको बताया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला आपको समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं।
या यहाँ पे लिख लो यार, CO2 रिच एल्वियोलर गैस रिलीज आउट। चलो ठीक है, तो पहला स्टेप आपको समझ में आया। ब्रीथिंग का मतलब होगा यहाँ से कि ऑक्सीजन अंदर जाएगा और CO2 बाहर आएगा, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर यानी ऑक्सीजन अंदर जाएगा और जो एल्वियोलर गैस है जो यहाँ पे था CO2 वो बाहर जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, तो आपको पहला ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन समझ में आया। तो ये जो आपको ऑक्सीजन कहाँ था, यहाँ से नोज के अंदर एंट्री कर लिया, नाक के अंदर चला गया। जो दूसरा स्टेप है हमारा, क्या दूसरा स्टेप है वो ऐसा ही नहीं रहेगा। दूसरा स्टेप तो भाई आगे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा बताइए। ठीक है, तो देखो ये आपका नोज है, यहाँ से ऑक्सीजन गया अंदर। रुको एक दूसरा कलर पेन हम ले ले। देखो ऑक्सीजन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर ऑक्सीजन कहाँ पे आ गया, एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ एल्वियोलाई के अंदर एक चीज और थी आपको पता होनी चाहिए, क्या, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड थी। ठीक है, तो दूसरा स्टेप यही है, क्या, ये है दूसरा स्टेप। क्या, दूसरा स्टेप यानी जो आपका ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, एल्वियोलाई है जो गोला फैफ है, देखो क्या, दूसरा है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस यानी O2 एंड CO2 अक्रॉस कौन सा मेम्ब्रेन, एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, मतलब कहने का डिफ्यूजन का मतलब सीधी सी बात होगा कि देखो हम इसका एक स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं यहाँ पे, ये एल्वियोलाई का, ये क्या है आपके पास, एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई है। ठीक है, तो इसमें एक जो लेयर होगी ना, ऐसे पतली सी लेयर होगी, उसे हम बोलते हैं एल्वियोलर मेम्ब्रेन। क्या, एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसके चलते क्या होगा, ऑक्सीजन कहाँ पे आएगी, अंदर आएगी और CO2 बाहर आ जाएगा। O2 का अंदर आना और CO2 का बाहर जाना एल्वियोलाई के अंदर एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू, इसी को हम बोलते हैं सेकंड स्टेप, यानी डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस क्या, एल्वियोलर मेम्ब्रेन। यानी अब आपको पता ही है यहाँ पे तो पहुंच चुकी है। अब यहाँ से कहाँ पे जाएगी, खून में जाएगी, ब्लड में जाएगी, तब तो हमारे कहाँ तक पहुंचेगी, कोशिका के अंदर। तो देखिएगा ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन तो कहाँ पे निकल लिया, ये इधर ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। पर पहली चीज है, देखिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो और CO2 का भी तो ट्रांसपोर्टेशन होगा क्योंकि CO2 को बाहर निकलना है। ठीक है, अलग अलग ब्लड वेसल होती हैं, आगे हम आपको बताएंगे। तो तीसरा क्या है आपका, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। जो हमारा ऑक्सीजन और CO2 है इसका कौन ट्रांसपोर्टेशन करेगा, बाई ब्लड। भाई जाहिर सी बात है कि अगर जो ऑक्सीजन है या CO2 है, अगर जो ऑक्सीजन को अंदर जाना है कोशिका के अंदर, तो किसके थ्रू जाएगी, सेल के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया। पर CO2 जो सेल के अंदर ऑलरेडी है तो उसको बाहर निकलना है, तो कहाँ से निकलेगी, ब्लड वेसल के ही थ्रू। तो CO2 है वो भी ब्लड वेसल के थ्रू निकलेगी। ठीक है, अलग अलग ब्लड वेसल होते हैं, आर्टरी और वेन, अभी उस पर ध्यान नहीं देना, हमें केवल इतना पता होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये तीसरा आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। चलिए, तो तीसरा आपको समझ में आया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताइए कि ये जो ऑक्सीजन है, क्या ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहाँ पे पहुंच गई, बताओ। ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, अब इस ऑक्सीजन को कहाँ एंट्री करना है, सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर, तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा, अंदर। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, CO2 बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन अंदर जाएगा। तो इसको बोलोगे डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन बिटवीन ब्लड एंड
टिश्यू। ठीक है, तो चौथा स्टेप है आपका डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। यहाँ पे क्या था, एक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे होगा बिटवीन, BW मतलब B/W मतलब बिटवीन, हम शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, यही है फोर्थ स्टेप, यानी ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, इसी को बोलते हैं हम डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, ये जो ऑक्सीजन अंदर चला गया है, देखो अब ऑक्सीजन अंदर चला गया तो क्या होगा, एनर्जी बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो फिफ्थ स्टेप है मतलब ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन। तो आप बोलोगे यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। पांचवा स्टेप क्या है, यूटिलाइजेशन ऑक्सीजन बाई फिल। आपको पता है ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही साथ में वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देगा कौन, कोशिका यानी सेल। तो बोलोगे एंड CO2 रिलीज बाई सेल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना इजी सब था जो एनसीईआरटी ने दिए थे। ठीक है, ये एनसीईआरटी के स्टेप है। छप जल्दी करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको समझ में आया कि जो स्टेप इन्वॉल्व इन रिस्पायरेशन, मतलब कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं रिस्पायरेशन में। तो पहला स्टेप क्या होता है, ब्रीथिंग। हमने बताया कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में क्या अंतर है, कि रिस्पायरेशन का पहला स्टेप क्या है, ब्रीथिंग। ठीक है, जिसमें फिर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, किसकी हेल्प से, नोज के थ्रू। ठीक है, दूसरा स्टेप जो होगा उसको बोलते हैं आपका डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि ये जो ऑक्सीजन आपने अंदर लिया है तो ये कहाँ पे जाएगा, फेफड़े के अंदर यानी लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर क्या मिलेगी, एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये एल्वियोलाई हो गई। तो एल्वियोलाई के ये क्या है, एल्वियोलाई एक कोश का एक सेल है, किसके अंदर होती है, फेफड़े के अंदर। ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। तीसरा क्या होता है, जब ये ऑक्सीजन अंदर चला गया तो ये ऑक्सीजन अपने पॉइंट तक पहुंचेगा, कोशिका तक यानी सेल या टिश्यू तक पहुंचेगा, किसकी हेल्प से, ब्लड वेसल के थ्रू यानी ब्लड के थ्रू। तो तीसरा स्टेप क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बाय ब्लड। फोर्थ स्टेप क्या है, डिफ्यूजन जो होगा आपका। अब ये ब्लड कहाँ पे पहुंच गया है, यहाँ पे पहुंच गया है लास्ट तक। तो ये जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। यानी डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड और टिश्यू के बीच में यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, जिससे ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा सेल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल। अब चूंकि ऑक्सीजन कहाँ पे पहुंच चुका है, अंदर पहुंच चुका है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन बताइए, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा, ये ऑक्सीजन एनर्जी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी सेल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरे स्टेप इन्वॉल्व थे किसमें, रिस्पायरेशन में। समझ में आया कि नहीं, छापो लो।
ठीक है। फिर आपने कुछ टर्मिनोलॉजी सुने होंगे, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन, इनका मतलब क्या होता है। तो जो दूसरा स्टेप है यानी डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं आपका एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ये क्या आपका एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ठीक है। फिर दूसरा क्या आएगा आपका इंटरनल, ये जो फोर्थ वाला है इसको बोलोगे आप इंटरनल रिस्पायरेशन। फिर उसके बाद आएगा आपका सेलुलर रिस्पायरेशन। तो पांचवा जो है आपका सेलुलर रिस्पायरेशन होगा, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि रिस्पायरेशन कितने टाइप के हैं तो आप बोलोगे तीन टाइप है, एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन किस कहाँ पे, एल्ब्यूलाई यानी फेफड़े के अंदर अगर जो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है तो इसको बोलोगे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहाँ पे होती है, लंग्स में, फेफड़े के अंदर। फिर आपसे कोई पूछे इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होगा तो आप बोलोगे कि जो हमारा ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच चुका है और ब्लड से उसको कहाँ पे जाना है, टिश्यू में जाना है, तो ये रिस्पायरेशन यानी ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना, ऑक्सीजन का सेल के अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का सेल से बाहर निकलना या टिश्यू से बाहर निकलना, इसी को बोलते हैं हम आपका इंटरनल रिस्पायरेशन। फिर आप बोलोगे सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब ये होता है कि जो ऑक्सीजन कोशिका के अंदर, टिश्यू के अंदर पहुंच चुकी है तो उसका एटीपी के या एनर्जी प्रोडक्शन में यूज लाना और CO2 का वहां से बाहर निकलना ही क्या कहलाएगा, सेलुलर रिस्पायरेशन। तो आप तीनों रिस्पायरेशन में देखिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, बोल सकते हो एक्सचेंज हो रहे हैं। पहले में एक्सटर्नल में फेफड़े के अंदर, लंग्स के अंदर। दूसरा जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है आपका, नॉर्मल कहाँ पे हो रहा है, जो इंटरनल रिस्पायरेशन हो रहा है ब्लड और टिश्यू के बीच में। और जो चौथा हो रहा है यानी थर्ड जो हो रहा है आपका, वो कहाँ पे हो रहा है, सेल के अंदर, ठीक है। चलिए हो गया, चलो। अब हम देखेंगे रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन ऑर्गेनिज्म। देखो अभी तक तो हम ह्यूमन में पढ़े पहुंचे भी नहीं है, हम नॉर्मली इंट्रो दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, मछली और जितने भी हैं, क्या बोलते हैं, मछली हो गया, आर्थ्रोपोड्स हो गए, जितने भी इंसेक्ट हो गए, उन सब में रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होता है, क्या, रिस्पायरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो हम इधर लिख लेंगे ऑर्गेनिज्म। फिर इधर लिखेंगे नेक्स्ट, पहला टेबल क्या होगा ऑर्गेनिज्म का, दूसरा टेबल होगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो बहुत है पर हम वही एग्जाम्पल वो करेंगे जो एनसीईआरटी ने पर्टिकुलर इस चैप्टर में छेड़े हैं बात। फिर उधर क्या देखेंगे हम, रिस्पायरेटरी ऑर्गन, ऑर्गन, चलिए। तो पहला देखते हैं हम आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, अमीबा, ठीक है। दूसरा प्रोटोजोआ के बाद आते हैं स्पॉन्जस या बोलोगे पोरीफेरा, पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा के नाम है क्या, स्पॉन्जस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, फिलेंट्रेटा,
ट्रेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिलेंट्रेट के बाद आता था आपका टीनोफोरा, क्या, टीनोफोरा। टीनोफोरा के बाद क्या आता था आपका फ्लैट वर्म यानी प्लेटी हेलमेंथ। ठीक है, प्लेथी हेलमेंथ का कॉमन नेम क्या था बताइए, फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म, ठीक है। एनसीईआरटी ने जो इसका एग्जांपल दिया वो दिया टैप वर्म, क्या, टैप वर्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आई कि प्लेटी हेलमेंथ को हम बोलते हैं फ्लैट वर्म और उसका एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है टैप वर्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आएगा आपका एस्कल हेलमेंथ। अरे ठीक है, एस्कल हेलमेंथ। एस्कल हेलमिंथ का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये भी सब क्या कैटेगरी है, इनके अंदर बहुत से ऑर्गेनिज्म आते हैं, कोई एक नहीं आता। वो एनसीईआरटी ने एक एक देकर बताए हैं कि किन के अंदर कितने रिस्पायरेटरी ऑर्गन हैं, कौन कौन से, ठीक है, विदाउट एक्सेप्शन उसने बताया क्योंकि हर किसी के अंदर अलग अलग होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आएगा आपका एनिलिडा, क्या, एनिलिडा। एनिलिडा के बाद आ जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मोलस्का, फिर उसके बाद आ जाएगा इक्नोडर्मेटा, डर्मेटा, ठीक है। इक्नोडर्मेटा के बाद आ जाएगा आपका हेमिकॉर्डेटा, क्या, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के बाद में आ जाएगा कॉर्डेटा, ठीक है। हम किसके अंदर आते हैं, कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा के अंदर क्या आते हैं, बहुत से 3 ग्रुप में डिवाइड है कॉर्डेटा। तो हम क्या देखेंगे, वर्टिब्रा या वर्टिब्रेट, ठीक है, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का मतलब होता है जैसे हमारे पीछे जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, उन्हें हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वर्टिब्रेटा के अंदर उन्होंने बहुत से कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल तो यहीं पे बता दें यार। जैसे मछली हो गई यानी फिशेस, रेप्टाइल्स हो गए, फिर बर्ड, फिर मैमल, और इसी के अंदर कुछ हम यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं, कॉर्डेटा के अंदर ही आते हैं एम्फीबिया, क्या, एम्फीबिया। एम्फीबियंस के अंदर आ जाएगा मेढक यानी फ्रॉग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मैमल्स यानी हम आ गए। मैमल्स के अंदर एक एग्जांपल ले लो, ह्यूमन। कहाँ गया एनिलिड, एनिलिडा कहाँ है, इसके अंदर एक एग्जांपल दिया है, एनिलिडा के अंदर उन्होंने दिया अर्थवॉर्म, क्या, अर्थवॉर्म, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के बाद आर्थ्रोपोड के क्या एग्जांपल है, उन्होंने दिए हैं इंसेक्ट, ठीक है। चलिए देखो, अब एक बात समझ लो, जो भी हम बताएंगे उनका कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है, इसीलिए एनसीईआरटी ने पर्टिकुलर लिखा है टैप वॉर्म, पर्टिकुलर अर्थ वॉर्म लिखा है, पर्टिकुलर इंसेक्ट लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे क्या होता है आपका अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म क्या करता है, क्यूटिकल के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। अब क्यूटिकल के थ्रू करते हैं मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पूरे एनिलिड्स जो होते हैं या एनिलिडा होते हैं वो पूरे क्या करेंगे, क्यूटिकल के थ्रू, सिर्फ और सिर्फ अर्थवॉर्म करेगा। एक दो और ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन अपवाद होते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिएगा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, फिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेथी हेलमेंथ, ठीक है, और एस्कल हेलमेंथ, यहाँ तक, क्या, यहाँ तक प्रोटोजोआ से लेकर यहाँ तक जो होगा किस में कौन सा रिस्पायरेटरी ऑर्गन होगा, वो होगा बॉडी सर्फेस, बॉडी
सरफेस। बॉडी सरफेस के मतलब जो इनका शरीर की ऊपरी सतह होती है वहां से ऑक्सीजन को क्या करेंगे, अंदर लेंगे और CO2 को बाहर छोड़ देंगे। तो इसको हम बोलते हैं बॉडी सरफेस के थ्रू रिस्पायरेशन करना। क्या? बॉडी सरफेस के थ्रू। तो ये जैसे ऑक्सीजन अंदर जाना, CO2 बाहर जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सिंपल डिफ्यूजन। तो मैकेनिज्म कौन सा होगा? सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, बॉडी के थ्रू। फिर उसके बाद आएगा आपका एफकल हेलमिन तक तो खत्म हो गया। फिर एनीलेट। देखो अभी बताया कि एनीलेटा के अंदर क्या है, अर्थवर्म है, और अर्थवर्म का एग्जाम्पल कौन सा रिस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं? क्यूटिकल्स होते हैं। क्या? क्यूटिकल। ठीक है, अभी ना समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम ये चैप्टर ही नहीं पढ़ाया तुम्हें। एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए किसके चैप्टर है, बोलिए। ये है एनिमल किंगडम के। पर एनिमल किंगडम क्या है, अच्छी बात है, पर आपकी किसमें दिया है? इस चैप्टर में उन्होंने रिस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बताया है। ठीक है, तो कभी अभी केवल आपको क्या करना है, इस चीज को नोट आउट करके रटना है। ठीक है, हम आगे चल के बताएंगे एनीलिड्स क्या होता है, एनीलिडा क्या होता है, अर्थोपोडा क्या होता है, मोलस्का क्या होता है। ठीक है, तो अभी अपनी बुद्धि न लगाएं। फिर उसके बाद आएगा क्यूटिकल। इंसेक्ट में कौन सा रिस्पायरेशन होता है भाई? इंसेक्ट में होगा आपका ट्रैकिया। ऐसे कुछ ट्यूब होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ट्रैकिया। तो यहाँ पे क्या होता है? ट्रैकियल रिस्पायरेशन। ट्रैकियल रिस्पायरेशन किसमें? इंसेक्ट में। इतनी बात समझ में आई। फिर इक्नोडर्मेटा। इक्नोडर्मेटा में क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। अभी नहीं पता होगा, हम आगे चल के बताएंगे। ठीक है, उससे भी पहले क्या बच गया? मोलस्का ना। तो मोलस्का में क्या होता है देखना। मोलस्का में होगा आपका गिल्स। ठीक है, जैसे मछलियों के साइड में होता है ना, इधर ऐसे जावा टाइप का खुला रहता है, उसको बोलते हैं हम आपका गिल्स। फिर उसके बाद आएगा इकोनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद आएगा आपका हेमिकॉर्ड। इकोनोडर्मेटा हो गया। फिर हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के अंदर क्या आता है? गिल्फ आ गया। क्या? गिल्फ। ये हेमिकॉर्डेटा के अंदर यार इसमें क्या आ जाएगा? गिल्फ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कॉर्डेटा के अंदर फिफ है। फिफ में कौन सा होगा? फिफ में भी गिल्फ होंगे, कोई दिक्कत नहीं। रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, इन तीनों में क्या होंगे? लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन होंगे। रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स है। कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। नेक्स्ट उसके बाद अब क्या बचे अपने? एम्फीबियन। एम्फीबियन यानी फ्रॉग्स हो गए, और मैमल्स यानी ह्यूमन हो गए। तो फ्रॉग यानी मेढक के अंदर क्या होते हैं? जो उसका शरीर होता है, स्किन होता है, जो मॉइस्ट होती है, गीली होती है, तो उसके थ्रू रिस्पायरेशन लेता है। क्या? मॉइस्ट स्किन। फिर मैमल्स हो गया। मैमल्स में क्या होते हैं? ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर क्या होता है? फेफड़े के थ्रू लंग्स। समझ में आया? तो छापो। चलो हम बताते रहे। देखो जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं, हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दुनिया में, उन सबके हमने लिस्ट बना दी है, उन सबके ग्रुप के। ठीक है, अब इसमें क्या होंगे कि हर किसी के क्या होते हैं? एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एनसीईआरटी ने पर्टिकुलर एग्जांपल दिए हैं कि प्रोटोजोआ के अंदर पोरीफेरा, टीनोफेरा और फिलेंट्रेट और प्लेथीहेल्मिंथ और एस्केल हेल्मिंथ, इन सब के पास क्या होगा? बॉडी सरफेस। ठीक है, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये समझ में आया? इसीलिए उन्होंने एक एक दिया। अब एनीलिडा क्यूटिकल के थ्रू किया है, इसको मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि सब जितने भी एनीलिड्स के अंदर आएंगे वो क्यूटिकल के ही थ्रू रिस्पायरेशन करेंगे। एनीलिड्स के अंदर बहुत से आते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार हम इसको सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं कि जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, फिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेथीहेल्मिंथ और एस्केल हेल्मिंथ, यहाँ तक इनका क्या होगा? बॉडी सरफेस होगा। इन्हीं बॉडी के सरफेस पे क्या करेंगे? ऑक्सीजन अंदर लेंगे और CO2 बाहर जाएंगे। किस मैकेनिज्म के थ्रू? डिफ्यूजन, यानी सिंपल डिफ्यूजन। फिर उसके बाद आएगा आपका एनीलिडा। एनीलिडा के अंदर एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया, अर्थवर्म। अर्थवर्म किसके थ्रू करेगी? क्यूटिकल रिस्पायरेशन। ठीक है, आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड के अंदर एक इंसेक्ट होता है, वो किसके थ्रू करेगी? ट्रैकिया के थ्रू। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो ट्रैकियल रिस्पायरेशन होगा। मोलस्का में कौन सा होगा आपका? मोलस्का में गिल्फ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा इक्नोडर्मेटा। और इक्नोडर्मेटा में कौन सा होगा बताइए? इक्नोडर्मेटा आपका ये है, तो उसमें होता है वाटर वेस्कुलर
सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में कौन सा होगा, गिल्फ के थ्रू रिस्पायरेशन होगा। और कॉर्डेटा में वर्टिब्रेटा आ गए, उसके अंदर जैसे फिश हो गया, फिश में भी गिल्फ का रिस्पायरेशन होगा। बर्ड, रेप्टाइल, मैमल, इन तीनों के अंदर लंग्स का होगा, ठीक है। एम्फीबिया में क्या होता है, फ्रॉग होता है, मेढक। मेढक किसके थ्रू करता है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू करेगा। और मैमल्स का मतलब क्या होता है, ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर फेफड़ों के थ्रू होता है, यानी लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है। एम्फीबिया का मतलब ये होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी रह सकते हैं और बाहर लैंड में भी रह सकते हैं, ठीक है। जैसे मेढक को आपने देखा होगा, मेढक बरसात के टाइम पे कहाँ पे रहेगा, पानी के टाइम पर जब बरसात चली जाएगी तो आपके कहाँ पे होगा, आंगन वगैरह में घूमता होगा, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी रह लें और जो बाहर भी रह लें ऊपरी सतह पे, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं एम्फीबियन, जैसे मेढक। चलो, हो गया, चलिए। ठीक है, चलिए, आपने सभी टाइप के रिस्पायरेशन देख लिए, तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। नॉर्मली क्या है, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है। चलो, तो पहला तो आपको पता है कि कौन सा रिस्पायरेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पल्मोनरी रिस्पायरेशन। पल्मोनरी रिस्पायरेशन, देखो पल्मोनरी रिस्पायरेशन का मतलब होगा कि ये सांस किसके थ्रू लिया जाएगा, रिस्पायरेशन किसके थ्रू होगा, फेफड़े के थ्रू, यानी लंग्स के थ्रू, ठीक है। यानी अगर जो लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन होगा तो उसे बोलोगे पल्मोनरी रिस्पायरेशन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर जो गिल्फ के थ्रू हो रहा है रिस्पायरेशन, क्या, तो उसे बोलोगे आप गिल्फ रिस्पायरेशन। गिल रिस्पायरेशन अगर जो किसके थ्रू हो रहा है, गिल्फ के थ्रू। चलिए, फिर अगर जो ट्रैकिया के थ्रू हो रहा है, विंड पाइप जिसे बोलते हैं, तो उसे बोलोगे ट्रैकियल रिस्पायरेशन। यानी अगर जो किसके थ्रू हो रहा है, ट्रैकिया के थ्रू। फिर उसके बाद आएगा आपका, कहाँ गया, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन क्या होता है, क्या, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन अगर जो स्किन के थ्रू हो रहा है, क्या, स्किन यानी बॉडी सरफेस जैसे हो गया आपका, तो उसे बोलोगे आप क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। फिर अगर जो बक्कल कैविटी यानी बॉडी, सॉरी क्या बोलते हैं, अंदर हो रहा है, ठीक है, यानी आप बोल सकते हो कि मुंह के अंदर से रिस्पायरेशन हो रहा है, तो उसे बोलोगे ब्यूकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन। ब्यूकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन यानी किसके थ्रू अगर जो रिस्पायरेशन होगा, ब्यूकोफेरेन, क्या, ब्यूकोफेरेंजी, ठीक है। या नॉर्मली बोलो तो किसके, बक्कल कैविटी के थ्रू, सीधे से बोल दो, क्या, बक्कल कैविटी। इतनी बात समझ में आई, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइप के रिस्पायरेशन होते हैं। तो इसी तरह आपसे कोई पूछे कि टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन कितने टाइप के होंगे, तो आप बोलोगे 5 टाइप का। पहला होता है आपका पल्मोनरी रिस्पायरेशन, मतलब ये जो रिस्पायरेशन है किसके थ्रू होगा, फेफड़ों के थ्रू।
दूसरा होता है गिल्फ रिस्पायरेशन, अगर जो गिल के थ्रू रिस्पायरेशन हो रहा है, ठीक है। तीसरा होता है ट्रैकियल रिस्पायरेशन, यानी अगर जो ट्रैकिया के थ्रू रिस्पायरेशन हो रहा है। चौथा होता है क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, यानी जैसे स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन होगा या बॉडी सरफेस के थ्रू रिस्पायरेशन हो गया जैसे पोरीफेरा में, तो फिर बोलोगे क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। नेक्स्ट होता है ब्यूकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन, यानी बक्कल कैविटी या ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू अगर जो रिस्पायरेशन हो, यानी माउथ के थ्रू रिस्पायरेशन हो, तो फिर बोलोगे ब्यूकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन, ठीक है। तो पहले में हमने आपका ये देखा। नेक्स्ट जो होगा लेक्चर उसमें हम देखेंगे आप ह्यूमन रिस्पायरेशन, ठीक है। चलो।